हेलो लर्नर्स, आज हम अपने सेल बायोलॉजी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक के प्रोटीन्स में उनमें मौजूद ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में जानेंगे। हमने अपने पहले के वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड्स के बारे में जाना था। अभी हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में जाना, उनके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को जाना। अब हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के टाइप्स और बिहेवियर्स को समझेंगे। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के एक लेयर से दूसरे लेयर तक, यानी कि नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक जोन तक प्रेजेंट रहते हैं। यदि इसे हम नॉन साइटोसोलिक कहें और इसे हम साइटोसोलिक कहें, तो यह नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक तक स्पैन है, फैलाव। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू टाइप्स के होते हैं, मोनोटाइपिक या पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक हम ये कह सकते हैं कि वैसे प्रोटीन्स जो सिंगल पास प्रोवाइड करें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, या फिर ये हमारा एक फॉस्फोलिपिड लेयर, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड लेयर। यदि प्रोटीन्स अरेंज हो कुछ इस तरह, तो इसे हम मोनोटॉपिक कहेंगे, क्योंकि यह सिंगल पास प्रोवाइड कर रहा है। वहीं हम सेल सिग्नलिंग में GPCR प्रोटीन्स में आमतौर पे देखते हैं, या फिर जी प्रोटीन्स में आमतौर पे देखते हैं, वो पॉलीटाइपिक प्रोटीन्स होते हैं। उनमें मल्टीपल पैसेज होती है और सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और यह आगे बढ़ता जाता है। इसे ही हम, ये सारे प्रोटीन्स हैं। यहाँ सिंगल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी कि स्पैन कर रहा है दोनों फॉस्फोलिपिड को, और यह अकेले में है, यानी कि यदि कोई सिग्नल आए तो बस यहीं से इफेक्ट करके अंदर आ जाएगा। लेकिन यदि इसमें हो तो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कुछ बदलाव के साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे। मोनोटाइपिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते चलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। यह RBC में पाया जाता है और स्ट्रक्चरली यह 131 एमिनो एसिड कंटेन करता है। और ग्लाइकोप्रोटीन ही पहला प्रोटीन है ट्रांस मेम्ब्रेन्स का, जिससे सबसे पहले इसकी 131 एमिनो एसिड सीक्वेंस को पढ़ा गया था। इसका फंक्शन अभी अननोन है। अभी हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के पास अल्फा हेलिसेज होता है। हेलिसेज हम इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं, और अल्फा किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे मौजूद पहले कार्बन को अल्फा कहा जाता है। और यह मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, जिसके कारण आमतौर पे C डबल बॉन्ड O और NH के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, जिससे मिलके यह अल्फा हेलिसेज बनता है। यह एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जिसे अभी हम बस इसे इसी तरह समझ लेते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में अल्फा हेलिसेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनके पास हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिनके नंबर 21 से 26 आमतौर पे देखे गए हैं। ये अल्फा हेलिसेज मदद करते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
को स्पैन करने में, यानी कि एक साइड से नॉन साइटोसोलिक जोन से साइटोसोलिक जोन में जाने के लिए यह मदद करता है। वहीं दूसरा प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पोरीन्स है, जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है अल्फा हेलिसेज से, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। इसे आमतौर पे बीटा बैरल्स कहा गया है, जो 2 थ्रेड से बना होता है। यदि हम इन दोनों को बीटा स्ट्रैंड्स बोल लें तो यह गलत नहीं होगा, और यह दोनों ज्वाइंट होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और वही जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटर्नली फॉस्फोलिपिड टेल्स के पास हाइड्रोफोबिक जोन होता है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि बीटा बैरल्स के दोनों साइड हाइड्रोफोबिक जोन है, वहीं इनके अंदर हाइड्रोफिलिक जोन, जो कुछ खास कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोरीन्स पोर्स प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रक्चर के ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। कुछ प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो लिपिड से लिंक्ड होते हैं, इसीलिए उन्हें लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स कहा जाता है। इसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, प्रोटीन प्लस लिपिड। इनमें लिपिड्स आइसोप्रेनॉइड, फैटी एसाइल ग्रुप या ग्लाइकोइनोसिटॉल पाए जाते हैं। आइसोप्रेनॉइड लिपिड्स प्रोटीन से थायोईथर लिंकेज से ज्वाइंट रहते हैं, वहीं फैटी एसाइल ग्रुप बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो थायोईस्टर और एमाइड से लिंक्ड रहते हैं प्रोटीन से, वहीं ग्लाइकोइनोसिटॉल एमाइड लिंकेज से लिंक्ड रहते हैं प्रोटीन से। जहाँ इन सबों का डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें हम एमाइड लिंकेज को एक बेसिक तौर पे समझ सकते हैं शॉर्ट में। हमने अभी तक के वीडियोज़ में लिपिड और प्रोटीन्स के बारे में जाना। अब हम जो 2 से 5% आमतौर पे पाया जाता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उस कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट कोटिंग जो प्रेजेंट रहे सेल के ऊपरी सतह पे, उसे हम सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स का क्या कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, और क्योंकि यह अप टू 10 मोनोसेक्राइड्स कंटेन करते हैं, इसीलिए इन दोनों कार्ब ग्रुप को ओलिगोसेक्राइड्स भी कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स फंक्शनली प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से, और मददगार होता है कुछ खास प्रकार के आधे अधूरे या फिर क्षणिक भर के सेल एडहेशन इवेंट्स में। अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप के टाइप्स, कुछ खास टाइप्स होने के कारण को समझते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप्स पे एंटीजन ओलिगोसेक्राइड के रूप में पाए जाते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं एक प्रीकर्सर H से, और जिस तरह का ओलिगोसेक्राइड ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा वह डिफाइन करेगा कि यह ब्लड ग्रुप कौन सा है। यदि यह एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइल ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट हो प्रीकर्सर H पे या फिर अटैच हो, तो वैसे ब्लड ग्रुप को हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। वहीं यदि
H से गैलेक्टोज अटैच हो तो उसे हम बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, और यदि H पे कोई भी ओलिगोसैकेराइड ना प्रेजेंट हो तो उसे हम O ब्लड ग्रुप कहते हैं। इन्हीं बातों को यहाँ पे एक फॉर्मूला के तरीके से दर्शाया गया है। वही इन ओलिगोसैकेराइड्स के अटैचमेंट को यदि हम समझें फॉस्फोलिपिड लेयर से, तो यह प्रिकर्सर H और ओलिगोसैकेराइड ज्वाइन होते हैं सेरामाइड से, और यह सेरामाइड वैसे पॉइंट पे जॉइंट दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के बारे में हमने अपने पहले के वीडियोज़ में जाना था। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन से, जिसमें सेरीन या थ्रियोनीन रेसिड्यूज हो सकते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं सेरामाइड की जगह, और यह वैसे जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं जहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा। मैंने अभी तक कुछ 10 छोटे छोटे वीडियोज बनाए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि मैं अच्छे से समझा सकूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उनमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए और उनके वैरायटीज़ को देखते हुए, और छोटे मोटे उनके रूल्स को भी बताया। यह हमारे लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हीं में मौजूद कंपोनेंट्स किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। अगले वीडियोज़ में मैं ट्रांसपोर्ट पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।